नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स सामने है और जब प्रीलिम्स करीब होता है तब सीसेट का पेपर अचानक से इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शायद आप भी हैं, जो साल भर यही सोच कर आगे बढ़ते हैं कि जब एग्ज़ाम करीब होगा 2 महीने पहले 3 महीने पहले हम अच्छे से तैयारी करेंगे और सीसेट क्वालिफ़ाई कर लेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम करीब आता है तब एक अलग लेवल का डर होता है कि जीएस तो ठीक है, सीसेट में डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो अगर आप भी ऐसे ही हैं, अभी इसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। जो बातें मैं बता रहा हूँ, अगर आपने समझ लिया और बचे हुए समय में इस पर काम कर लिया तो बहुत आराम से हंसते मुस्कुराते हुए आप सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। हमने बहुत सारी बातें पहले भी की हैं। आज कुछ ऐसे की पॉइंट्स हम देखेंगे जिनके आधार पर सीधे सीधे आप देख पाएंगे कि कैसे बहुत आसानी से सीसेट का पेपर क्वालिफाई किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज़ जो समझने लायक है वो ये है कि ये जो सीसेट का पेपर है, इसमें आपका टारगेट टॉप करना नहीं है, इसमें कोई रैंक नहीं मिल जाएगी। आपको 33% लाने हैं। आप जानते हैं 80 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें अगर आपने काट पीट के 27 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीसेट आप क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को सिर्फ ऊपर ऊपर समझते हैं, तैयारी के मामले में इसे अप्लाई नहीं करते। आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि आप 80 में से बहुत अधिक करेंगे तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 40 से 45 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने के बारे में मत सोचिए ज़्यादा, लेकिन इसमें भी आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो उनमें एक भी, ध्यान से समझिए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आपने गेस किया हो। ये गलती आप यहाँ मत करिएगा। जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं जीएस में कि हाँ, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते उसे भी कैसे सही कर सकते हैं, वो चालाकी यहाँ काम नहीं आएगी। तो ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए कि 80 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 80 के 80 नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 27 क्वेश्चन सही करने हैं। तो अगर आप इसको सच में महसूस करें तो आपका बर्डन कम हो जाएगा कि यार इतना भी वो नहीं है। समस्या तब होती है जब आप 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और फिर माइनस करके 5-6 नंबर आ जाते हैं। आप ये सोचिए कि 35-40 कर लें, अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर लें, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी ये बात जानते हुए भी कुछ लोग ये बात इग्नोर करते हैं कि जब आप पेपर लेकर बैठे हैं, अभी आप टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ दिन बाद 24 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो ये बात समझ नहीं पाते कि किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करें, क्वेश्चंस को मैनेज करें। 3 फेज़ में आप पेपर को हल करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए, अभी से इसकी प्रैक्टिस करते चलिए। पहले फेज़ में आप क्या करिए, शुरू से लेकर जो 50 मिनट हैं, शुरू के 50 मिनट, उस दौरान आप ये करिए कि उन प्रश्नों को ढूंढना शुरू करिए जिन्हें आप देखते ही महसूस करते हैं कि इसका आंसर मुझे पता है। अभी आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कुछ तो पढ़ा ही है, तो क्वेश्चंस जल्दी जल्दी पन्ने पलटिए और देखिए कि कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं। देखते ही आप महसूस करें कि यार ये तो टॉपिक मुझे अच्छे से पता है, इसको कर लेते हैं। ये पहला फेज़ है, इसको खूब ध्यान से बहुत अच्छे से करिए और जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, किसी भी क्वेश्चन में रुकना नहीं है। लेकिन इसी दौरान जब आप आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको, एक सेकंड रुक जाइए ज़रा, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, जब आप इस फेज से गुजरेंगे, देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, तो उसी दौरान आपको ऐसे भी प्रश्न दिख जाएंगे जिनको देख के लगेगा कि ये हमें आता है, ये हम कर लेंगे। लेकिन इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए परसेंटेज का सवाल आ गया या रीजनिंग का ही कोई क्वेश्चन है जिसको देख के लग रहा है कि ये तो मुझे आता है, लेकिन जिस तरह से फ्रेम किया गया है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसे प्रश्नों को अभी मत करिए। 50 मिनट से आगे जब आप बढ़ेंगे, 50 से 90 मिनट के बीच में, उस दौरान आप इसे हल करिए। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा समय दीजिए, 2 मिनट 3 मिनट दे के आराम से हल करिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रश्न वो होने चाहिए जिनके बारे में आप श्योर हैं कि ये मुझे आता है, सिर्फ कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है। अगर आपने मैथ थोड़ी सी भी पढ़ी हो अपने हाई स्कूल इंटर के टाइम पे, तो बड़े बड़े सवाल ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको पता है कि ये मुझे आता है, बस टाइम लगेगा, 5-10 मिनट का समय लगेगा, हम कर लेंगे। वो प्रूफ करने वाले नहीं होते, हैंड्स प्रूफ्ड, जो लास्ट में लिखते थे।
तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ हैं जिनमें 2-3 मिनट लग सकते हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़िए। दूसरे राउंड में, दूसरे फेज़ में इसे करिए। और तीसरा जो फेज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम जीएस की बात करते हैं तो कहते हैं कि तीसरे फेज़ में आप रिस्क लीजिए, उन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं काम करेगी। तीसरे फेज़ में आप ओएमआर भरिए, चूँकि आपने 80 में से मुश्किल से 40-45 क्वेश्चन किए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ओएमआर भरिए। इसके बाद 2-3 सवाल आप चाहें तो हल कर सकते हैं, वो भी वो सवाल जिनमें संभावना है कि आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, वरना यहाँ पर कोई प्रश्न हल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से याद दिला रहा हूँ कि 80 में से 80 क्वेश्चन करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें जैसे तैसे करके 27 क्वेश्चंस कर लेने हैं, मतलब 27 माइनस हटाने के बाद। लेकिन उसमें जो मैंने अभी हिंट दिया था, उसमें एक कमाल की चीज़ ये है कि जब आप पहले फेज़ से गुजर रहे होंगे तो आप कौन से ऐसे क्वेश्चंस करें जिनसे आपका तुरंत कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। सीसैट में एक कमाल की चीज़ है ना कि शुरू के 10-15 मिनट में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। आप कहेंगे ये कौन सी बात है, अभी तो पेपर दे रहे हैं। सच में कह रहा हूँ, अगर आप फेल हुए होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि शुरू के 10-15 मिनट में ही फेल हो जाते हैं। वो इतने घबरा जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा उसको शायद ये बात बहुत मतलब ऐसे ही आसान लगे कि ये कौन सी बात है, दिमाग काम करना बंद। सच में दिमाग काम करना बंद कर देता है। घबरा के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, पढ़ भी रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और घबराहट में, डर में बस आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन तो हो ही जाएँ, 40-50-60 जितना हम कर सकते हैं कर लें, तो वो फेल हो चुके हैं 10-15 मिनट में। आप इस ट्रैप से बच सकें, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि पहले फेज़ में जो टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है, जैसे ब्लड रिलेशन के आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये टॉपिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, मिल जाएगा। 2-3 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, इसे पहले कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, 1-2 मिनट लगेगा, फट से आप कर लेंगे। सिलोजिज्म के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, ये मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट बनी है, जाके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इसके सवाल आप खोज खोज के हल करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ है। तो अगर आपने ये किया है तो ऐसे क्वेश्चंस करिए खोज के, मज़ा आ जाएगा। डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पहले फेज़ में आप करेंगे तो फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तुरंत आपको एहसास होगा कि अरे हमने तो 5 क्वेश्चंस कर लिए, 10 क्वेश्चंस कर लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और शुरू में मान लेते हैं कि आपने 15 मिनट लगा दिए और एक क्वेश्चन हल किए हैं, ये इतनी खतरनाक सिचुएशन है कि आप परेशान हो जाएंगे, फिर डर अंदर समा जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद अगली चीज़, जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप जानते हैं हर साल लगभग 27 से ज़्यादा क्वेश्चंस पैसेज के आते हैं, और अभी हम कई बार बात कर चुके हैं कि 27 क्वेश्चन आपको करने हैं, सीसेट निकल जाएगा। उस हिसाब से देखें तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ पैसेज हल करके आ जाए तो आराम से सीसेट क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 27 के 27 या 30 के 30 पैसेज हल कर ले और सही हो जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि लगभग अगर 30 क्वेश्चन हैं तो 27-28 तक कर लेंगे, 1-2 गलत हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 20 क्वेश्चन सही होते हैं, किसी के 15 सही हो जाएंगे इसमें। लेकिन सही होने की संभावना उनकी ज़्यादा है जो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। पुराना तरीका क्या है? ट्रेडिशनल तरीका ये है कि आपने पैसेज पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर विचार कर रहे हैं कि यार क्या होगा इसका उत्तर। बार बार दिमाग जा रहा है कि पैसेज में क्या लिखा था, हम तो भूल चुके हैं, और एग्ज़ाम का प्रेशर अलग ही होता है। तो बहुत संभावना होती है, यूपीएससी का पैसेज आप जानते ही हैं, तो उसमें क्या होता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और पकड़ में नहीं आता कि पूछा क्या, लिखा क्या गया था। आपको क्या करना है, दूसरा तरीका अपनाना है, जो आप कह सकते हैं कि रिवर्स रीडिंग ये तरीका है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, कॉम्प्रिहेंशन कैसे हल करना है, उस पर मैंने बहुत विस्तार से बातें की हैं, सारे तरीके मैंने बताए हैं। प्लेलिस्ट बनी है, मैं उसका लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, एक बार देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा,
क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये भी ध्यान रखना है, उसको गोला करिएगा कि निष्कर्ष पूछा है तो हाँ निष्कर्ष पे सारांश पूछ रहा है, क्या सही है क्या गलत है ये गोला करके रखिएगा। तब आप विकल्प देखिए और उसके बाद विकल्प में ये नहीं कि अब लगे समझने की क्या भाई आपने पैसेज नहीं पढ़ा है तो विकल्पों पे बहुत जोर नहीं देना, बस ऊपर ऊपर एक बार पढ़ लिया, आइडिया लग गया कि हमें खोजना क्या है। उसके बाद आप पैसेज पढ़ते हैं तो पहले से क्वेश्चन आपके दिमाग में है, उसका उत्तर खोजने आप गए हैं, बहुत मज़ा आएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने जैसे ये वाला तरीका अपनाए, इसमें क्या होगा देखिए ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इसको पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि पैसेज ख़त्म होने के बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, खूब ध्यान से पढ़ रहे हैं, कोई शब्द यहाँ पर लिखा है समझ में नहीं आ रहा, पूरा दिमाग लगाए हैं, 2 मिनट वही रुके थे, अब जैसे तैसे पैसेज ख़त्म हुआ, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऊपर दिए गए पैसेज का मर्म बताइए, सारांश बताइए। अब आप ऊपर जो है इस एंगल से पढ़ ही नहीं रहे थे कि सारांश बताना है, आप तो एक एक शब्द का महत्व समझ रहे थे, उसका मतलब निकाल रहे थे। लेकिन अगर आपने एक ही बार क्वेश्चन पढ़ लिया होता इस तरीके से, तो पहले से मन में है कि इसमें हमें शब्दों को नहीं पकड़ना है, पैसेज की भावनाओं को पकड़ना है, क्योंकि हमें सारांश बताना है, ना कि किसी एक खास बात का उत्तर देना है। बस आसान हो गया। तो ये तरीका आप अपनाइए, बहुत मज़ा आएगा, आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रीहेंशन सही होंगे। लेकिन इसी तरह से अगर आप कैलकुलेशन में भी काम करें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे मैथ के क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ देखिए उस तरह का एसएससी वाला मैथ नहीं है कि फार्मूला पता है और उसमें आपने कोई ट्रिक लगा दिया और हो गया। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मार्टनेस देखी जाती है कि मैथ को अलग एंगल से आप समझते हैं कि नहीं। वो स्मार्टनेस कैसे आएगी, कई बार क्वेश्चन परसेंटेज का ही होगा, लाभ हानि का ही होगी, लेकिन इतने घुमा के पूछा जाएगा कि सारे फार्मूले वहाँ फेल हो जाते हैं। हल होंगे वैसे ही, प्रश्न वैसे ही हल होगा, लेकिन वो फार्मूले डायरेक्टली काम नहीं आते। तो आप क्या करेंगे कि आप विकल्पों पर विचार करिए। मैथ में सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, यूपीएससी इस मामले में आप पे बहुत मेहरबानी करती है। आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, आप पीवाईक्यू उठा के देखिए, मैथ के क्वेश्चंस देखिए, वो पर्याप्त आपको स्कोप देती है कि अगर थोड़ा सा भी आप धैर्य रखें, डरे नहीं, तो विकल्पों में बहुत अधिक अंतर होता है। मतलब इतना अंतर होता है कि अगर थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन के मूड के हिसाब से बहुत दूर चला गया है। तो 2 विकल्प आप ऐसे ही छांट लेते हैं। उसके बाद से आप जब प्रश्न को हल कर रहे हैं तो देखिए कि लगभग कौन सा सही हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट आंसर पे आप आएंगे। ये बात मैं यहाँ पे कहने वाला था, चलिए वहाँ पहुँच जाते हैं। मैथ में एकदम एग्जैक्ट आप नंबर निकालने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। लगभग अप्रॉक्स कहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, उसके आसपास का उत्तर कौन सा हो सकता है, उसे पकड़ कर आप हल करेंगे, बहुत अच्छे से उत्तर खोज लेंगे। खासकर दशमलव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के, उसमें भी आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर हम मैथ वाले नहीं हैं, हम क्या करें। मैथ वाले नहीं है, नंबर सिस्टम आपको करना है ना, 8 क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस। वहाँ भी आपको ये तरीका अपनाना है कि पहले आप विकल्प को देखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर विकल्पों से शुरू करिए। ये नहीं कि अब फार्मूले याद कर रहे हैं, बैठ के हल कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा। और ये रीजनिंग में भी बहुत हद तक काम करता है कि आप विकल्पों पे विचार करें, ठीक है। तो इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप पैसेज हल कर रहे हैं, मैंने जानबूझ के सारी बातें एक साथ नहीं की। पैसेज की बात मैंने 2 बार की है, मैथ कैलकुलेशन की बात 2 बार की है, और अलग अलग फेज़ में कर रहा हूँ ताकि एक सेगमेंट में एक खास बात आप समझ लें। जैसे पैसेज की बात हम कर रहे थे, कंप्रीहेंशन कैसे पढ़ना है, लेकिन उसी को मैंने अलग सेगमेंट में रख दिया है ताकि आप अब स्पेशली इस पर ध्यान दें कि जब आप विकल्प पढ़ रहे हैं कंप्रीहेंशन में, तो इन पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़बरदस्त तरीका है। ये जीएस में कभी-कभी काम नहीं करता है, लेकिन सीसेट में तो हमेशा काम करता है। अगर इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं, ओनली लिखा है, नेवर लिखा है, ऑलवेज लिखा है, मस्ट लिखा है, ये अक्सर गलत होते हैं। और विकल्पों में कंप्रीहेंशन में सबसे गोल्डन रूल ये होता है कि आपको सही उत्तर नहीं खोजना है,
ध्यान रखिए, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, ज़ुबान नहीं फिसली है। आपको सही उत्तर नहीं खोजना है, आपको गलत ऑप्शन खोजना है कि ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो कतई नहीं होगा। जो बच गया वही उत्तर है। कॉम्प्रिहेंशन में इससे शानदार तरीका कोई नहीं हो सकता। क्या है कि अगर आप सही उत्तर खोजने जाएँगे तो हमेशा 2-3 विकल्पों में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन कैंसल करना शुरू करेंगे कि एक एक्सट्रीम है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये पैसेज में ऐसी कोई बात थी नहीं। जो तरीका मैंने बताया था वो आपने अप्लाई किया ही है कि पहले क्वेश्चन देख लिया, फिर पैसेज पढ़ा, फिर पढ़ रहे हैं विकल्पों को फिर से। तो ऐसे करके आप छाँटना शुरू करेंगे, बहुत जल्दी से उत्तर तक पहुँचते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, एक्सट्रीम जो वर्ड हैं, उनको आप गलत मान सकते हैं, बिना आगे पीछे सोचे। और जो ऐसे विकल्प होते हैं जिनमें मे लिखा है, मतलब हो सकता है, कैन लिखा है, सम लिखा है, पॉसिबल है कुछ, ऐसे संभावना वाले प्रश्न विकल्प जो होते हैं, वो सही होते हैं, ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये ध्यान रखते हैं, बस एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखते हैं, एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। क्या फ़ायदा? एग्ज़ाम में अपने आप को एक बार चाहें तो याद दिला सकते हैं। पेपर नहीं आया है, मन में खुद से कह लीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हल करना है। पहले हमें क्वेश्चन देखना है, फिर पैसेज पढ़ना है, फिर विकल्पों पे विचार करना है, उसमें एक्सट्रीम वर्ड खोजना है और जो नॉर्मल शब्द हैं, जो आसान शब्द हैं, उनको खोजना है, संभावना वाले हैं। ये याद दिला देंगे या हर पैसेज से पहले खुद को याद दिला देंगे, आप ट्रैक पे बने रहेंगे। अब इसके बाद जो सीसैट में फ़ेल कराता है, जो सबसे खतरनाक चीज़ है, वो है आपका ईगो। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग आईआईटी कर रहे थे, जिनका मैथ बहुत अच्छा था, बहुत दिन हाँकते थे कि हमारा तो आराम से हो जाएगा। वो फ़ेल हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से। ऐसा नहीं है कि वो पास नहीं हो सकते थे। ईगो जो है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। अगर आप ईगो में आ गए और क्वेश्चन से लड़ना शुरू कर दिया, ये बात सिर्फ इंजीनियरिंग और मैथ बैकग्राउंड वालों की नहीं हो रही है। आप रीजनिंग पढ़ के गए हैं, अपने आप को बड़े मास्टर समझते हैं कि हम तो इस टॉपिक को पढ़ के ही आए हैं। मान लेते हैं कि आपने डाइस पढ़ा है, पासा पढ़ा है, आपके लिए बहुत खेल है, लेकिन फंस गए हैं एक जगह। अब आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। ईगो पे बात आ गई है कि अरे हम तो पढ़ के आए, हम तो रिवाइज करके आए, तो टेस्ट में एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होता था और मैं फंस गया हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो चाहे आप किसी भी एक्सट्रीम से हों, आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, अगर आपने क्वेश्चन को अपने ईगो पर ले लिया तो समझ जाइए कि आप फेल होने की कगार पे पहुंच गए हैं। अगर कोई भी सवाल खासकर पहले फेज में 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके मास्टर हैं, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, आप तुरंत उसको छोड़िए और भागिए वहाँ से। वो आपको फंसाने के लिए है। और भी प्रश्न हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मूड ख़राब हुआ तो सिर्फ ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसके बाद वाला आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाएगी। जीएस में भी बात लागू होती है कि एक जगह दिमाग लगा दिए बहुत ज़्यादा, हल हुआ नहीं, अब उसकी वजह से मूड ख़राब है, या हल करके जैसे तैसे आगे बढ़े हैं, मन में डाउट है, पता नहीं सही होगा कि गलत होगा। दूसरा क्वेश्चन आसान है, लेकिन दिमाग पहले से ही ख़राब है, उस पर आपका ध्यान लग ही नहीं रहा है, अब उसको आप गलत करेंगे। तो ऐसे कई सारे प्रश्नों के गलत होने की संभावना है और ये एक चैन बन जाती है, एक सर्किल बन जाती है, आप फंसते चले जाते हैं। इसलिए भले ही आपने अच्छे से पढ़ा है, किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, ईगो पे मत लीजिए, उसके आगे मार्क लगा दीजिए, ABCD कुछ लिख दीजिए। बाद में जब सेकेंड राउंड में आएंगे तो पढ़ेंगे, तब तक हो सकता है कि दिमाग में चीज़ें और क्लियर हो चुकी होंगी, तो आंसर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वो अगर वहाँ बैठ गए कि नहीं, जब तक इसको हल नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं, ध्यान से समझिएगा, ईगो असली यहाँ पर पकड़ में आएगा कि जैसे अभी आप कहेंगे नहीं सर हम तो ईगो वाले नहीं हैं, हम तो समझदार आदमी हैं। तो ईगो आपके अंदर छुपा हुआ ऐसे हो सकता है कि आपने 3 मिनट लगा दिए हैं। मन में आ रहा है कि मास्टर जी ने कहा था कि आगे भाग जाना, लेकिन थोड़ा-सा रुक जाते हैं। 3 मिनट अब शुरू से आएँ फिर से आएँगे तो फिर से हमको 3 मिनट 4 मिनट लगाना पड़ेगा। अभी आधे मिनट और लगा देंगे ना, 1 मिनट और लगा देंगे तो शायद उत्तर मिल जाए। यही है ईगो। ये जो शायद के भेष में आया है ना, कि 1 मिनट और रुक जाएँगे तो शायद हो जाएगा। अच्छा, अब 4 मिनट हो गए, तो 1 मिनट और रुक जाएँगे शायद अब हो जाएगा, दोबारा आएँगे तो शायद नहीं होगा। ये क्या है? ये फेल होने की तरफ फिसलते हुए आप जा रहे हैं। जब समझ में आ गया कि कन्फ्यूज़न है और आगे अभी नए क्वेश्चंस बाकी हैं जिनको आपने देखा नहीं है, तुरंत छोड़िए। ऐसा नहीं है कि अभी कोई पेपर छीन लेगा आके, 2 घंटे बाद ही तो पेपर लेंगे आपसे, तो बाद में आके देख लीजिएगा।
तो इस भेष में भी ईगो आ सकता है, किसी भी रूप में हो। आप क्वेश्चन छोड़ के भाग जाइए अगर वहाँ पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि वहीं उसी से लोग फेल होते हैं। जो बातें मैंने अब तक की हैं एक बार रिवाइज़ कर लीजिए कि आप ज़्यादा क्वेश्चन हल करने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। उसके अलावा आप जो क्वेश्चंस हल कर रहे हैं उनमें 3 फेज़ में आप करिए। शुरू के 50 मिनट, उसके बाद फिर 40 मिनट और लास्ट के 30 मिनट। इस तरह से अपने समय को बाँटिए और उन क्वेश्चंस को पहले करिए जिनके बारे में आप श्योर हैं। ये हमने बात की थी। बाकी और भी चीज़ें हैं जिनको आसानी से आप कर सकते हैं, उन्हें करिए। अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए, रिवर्स रीडिंग करिए और लगभग जो उत्तर सही हो रहा है उस तक पहुंचने की कोशिश करिए। ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, एक्सट्रीम वर्ड को हटाइए। ये बातें अगर आप ध्यान रखते हैं, सीसेट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई तोप नहीं है। सीसेट अपनी कठिनाई की वजह से उतना कठिन नहीं है जितना कि आपके डर की वजह से है। अगर आपका डर कंट्रोल में है तो आप आराम से क्वालिफाई करेंगे। बाकी एक चीज़ जिसे आप इस वीडियो के लास्ट में एक की पॉइंट की तरह अपने ध्यान में रख सकते हैं कि जो सीसेट का पेपर है वो ज्ञान का टेस्ट नहीं है। किसी भी लेवल पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप पढ़ के जाते हैं और आपके ज्ञान का टेस्ट होगा। बजाय मतलब कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं कि कोई ट्रिक आपने ध्यान रखा है, कोई फार्मूला पता है, वरना वहाँ ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आप कितने स्मार्ट हैं, कैसे खुद को मैनेज करते हैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं, कैसे अपना दिमाग संतुलित रखते हैं, इसी का असली टेस्ट है। तो अगर आप ये बात ध्यान में रखते हैं तो उसी हिसाब से तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। बाकी चैनल से जुड़े रहिए। आप जानते हैं कि अभी टॉप 300 की नोट दी जा रही है। अगर नहीं लिया है तो शायद आप पिछड़ रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि अभी तक तैयारी कुछ नहीं हुई है, तो तुरंत आज ही ये नोट ले लीजिए। अभी इतना समय बचा है कि आप बार बार इसे रिवाइज करके तैयार कर सकते हैं। और इतना जोर दे के क्यों कह रहा हूँ भाई, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। बार बार सबूत दिखा रहा हूँ बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ। तो अगर लगता है कि तैयारी में कहीं कमी है तो ये नोट आपके पास होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसमें 13 टेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।